दोस्तों, सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर के सबसे महंगे इलाके में स्थित शिव शक्ति मंदिर के बाहर भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। लग्जरी कारें एक एक करके रुक रही थी, काली, सफेद, चमचमाती हुई। उन्हीं कारों में से एक थी, सफेद रंग की मर्सिडीज। दरवाजा खुला, महंगे कपड़ों में सजी, सलीके से बंधे बाल, आंखों पर काला चश्मा। राधिका मेहरा। पूरा शहर जानता था ये नाम। राधिका मेहरा, रियल एस्टेट की महारानी, 3 कंपनियों की मालकिन, करोड़ों की संपत्ति। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि इस चमक के पीछे एक ऐसी खाली जगह थी जिसे कोई पैसा भर नहीं पाया। राधिका हर मंगलवार इसी मंदिर आती थी, न पूजा दिखावे के लिए, न दान कैमरे के लिए। वो बस आती, सीढ़ियां चढ़ती और फिर नीचे उतरते वक्त मंदिर के बाएं कोने में बैठे एक बच्चे के पास रुक जाती। वो बच्चा करीब 10-11 साल का था। फटे हुए कपड़े, गंदे पैर, लेकिन आंखें बेहद शांत, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। राधिका ने हमेशा की तरह पर्स खोला, 1000 का नोट निकाला और बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चे ने नोट लिया, लेकिन उसकी आंखें नोट पर नहीं थी। वो राधिका को देख रहा था। धन्यवाद, मैडम, उसने हर बार की तरह कहा। राधिका ने हल्की सी मुस्कान दी। वो कभी ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि हर बार इस बच्चे के सामने खड़े होते ही उसका दिल अजीब सा भारी हो जाता था। आज भी वह जाने ही वाली थी कि अचानक बच्चे ने पूछा, मैडम, क्या आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? राधिका ठिठक गई। उसने पहली बार ध्यान से उस बच्चे को देखा। क्यों? उसकी आवाज थोड़ी सख्त थी। बच्चा बोला, ऐसे ही, आपकी आंखें देख कर लगता है आप किसी को बहुत मिस करती हैं। राधिका का दिल जोर से धड़का। ये बातें मत किया करो, वो झुंझला कर बोली। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, बच्चे ने फिर कहा, मेरी मां भी ऐसे ही देखती थी। बस यही वो वाक्य था जिसने राधिका को रोक लिया। तुम्हारी मां? उसने धीरे से पूछा। बच्चे ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे याद नहीं वो कैसी दिखती थी। राधिका के हाथ कांपने लगे। पिता? बच्चा हंस पड़ा, एक अजीब, थकी हुई हंसी। कभी देखा ही नहीं। राधिका वही सीढ़ियों पर बैठ गई। इतने सालों में पहली बार उसने किसी भिखारी बच्चे के सामने खुद को छोटा महसूस किया। तुम्हारा नाम? आरव। राधिका का दिल बैठ सा गया। आरव, यही नाम उसने 12 साल पहले अपने बेटे के लिए चुना था। वो झटके से खड़ी हो गई। नाम संयोग हो सकता है, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही बच्चा खड़ा हुआ, उसकी कलाई से फटा हुआ धागा सरका और राधिका ने देखा एक छोटा सा जला हुआ निशान। ठीक वैसा ही निशान जो अस्पताल की उस रात उसके नवजात बेटे की कलाई पर पड़ा था। राधिका की आंखों के सामने 12 साल पुरानी रात घूम गई। अस्पताल, चीखें, भागती नर्सें और एक बच्चा जो उसकी गोद से हमेशा के लिए छिन गया था। उसकी सांस रुक गई। आरव, उसने कांपती आवाज में कहा, क्या तुम कभी किसी अनाथालय में रहे हो? बच्चा बोला, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूं कि जब से होश संभाला है मंदिर के बाहर ही हूं। राधिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये कोई कहानी नहीं लग रही थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी उम्मीद एक साथ बन चुका था। और यहीं से एक करोड़पति मालकिन और एक भीख मांगते बच्चे की कहानी एक मां और बेटे के रिश्ते में बदलने वाली थी। राधिका मेहरा उस दिन मंदिर से सीधे अपनी कार में नहीं बैठी। वो सीढ़ियों पर ही खड़ी रही, जैसे पैरों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया हो। आरव फिर से वहीं बैठ गया था। हाथ फैलाया नहीं।
आंखें झुकाए नहीं, बस शांत। राधिका ने ड्राइवर को इशारा किया, तुम जाओ, मैं खुद आ जाऊंगी। ड्राइवर हैरान था, लेकिन सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। कार चली गई और पहली बार राधिका मेहरा अकेली रह गई, एक भीख मांगते बच्चे के साथ। तुम यहां अकेले रहते हो? उसने पास बैठते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, खाना दे जाते हैं, लेकिन रात में सब चले जाते हैं। डर नहीं लगता? बच्चे ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। अब आदत हो गई है। ये शब्द किसी बच्चे के नहीं थे, ये शब्द किसी बहुत छोटे से इंसान के थे, जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। राधिका ने अपना शॉल उतारा और धीरे से आरव के कंधों पर रख दिया। तुम्हें ठंड लगती होगी। आरव ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। आप मेरी मां जैसी लगती हैं, वो बोला। राधिका का गला भर आया। क्यों? आप भी ऐसे ही देखती हैं, जैसे कहीं जाना चाहती हूं, लेकिन जान न पा रही हूं। राधिका ने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लिया। अगर वो एक सेकंड और उस बच्चे को देखती तो टूट जाती। राधिका की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। 12 साल पहले वो सिर्फ राधिका शर्मा थी, एक मिडिल क्लास लड़की, एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर और 8 महीने की गर्भवती। उसका पति अभय शर्मा, दिखने में सभ्य, बोलने में मीठा, लेकिन अंदर से बेहद लालची। उस रात जब राधिका को लेबर पेन हुआ, अभय उसे सरकारी अस्पताल ले गया। प्राइवेट में ले चलो, राधिका ने दर्द में कहा। अभय ने टाल दिया। यहां भी सब ठीक है, लेकिन राधिका नहीं जानती थी कि उसी अस्पताल में बच्चों की तस्करी का एक गंदा खेल चल रहा था। डिलीवरी मुश्किल थी, ऑपरेशन हुआ, और जब राधिका को होश आया, उसकी गोद खाली थी। मेरा बच्चा, उसने घबराकर पूछा। नर्स ने बिना आंख मिलाए कहा। बच्चा कमजोर था, नहीं बच पाया। उस पल राधिका की दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन उसे एक चीज अजीब लगी। बच्चे की लाश कभी दिखाई नहीं गई। जब उसने जिद की, अभय ने थप्पड़ मार दिया। पागल मत बनो, डॉक्टरों को क्या सिखाओगी? राधिका उस दिन सिर्फ मां नहीं हारी थी, वो पत्नी भी हार गई थी। कुछ महीनों बाद उसने तलाक ले लिया, शहर छोड़ दिया, नया नाम अपनाया, राधिका मेहरा, और एक ही कसम खाई, अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। मैडम, आरव ने धीरे से कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? पूछो। आप रोज आती हैं, लेकिन कभी मुस्कुराती नहीं। राधिका हंसना चाहती थी, लेकिन आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि मैंने जो खोया है वो वापस नहीं आता। आरव ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर मिल जाए तो? राधिका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगर भगवान आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज लौटा दे तो? राधिका की सांस अटक गई। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो? आरव ने मासूमियत से कहा, मुझे बस इतना पता है कि भगवान मां से झूठ नहीं बोलते। उस पल राधिका ने फैसला कर लिया, सच चाहे जो भी हो, वो अब इससे भागेगी नहीं। अगले दिन राधिका अपने पारिवारिक डॉक्टर डॉ सेन के पास पहुंची। पूरा किस्सा सुनाने के बाद डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आप क्या चाहती हैं? डीएनए टेस्ट, राधिका ने बिना हिचक कहा। लेकिन बच्चा, मैं उसे नहीं डराना चाहती। अगर वो मेरा नहीं हुआ, उसकी आवाज टूट गई, तो मैं जिंदगी भर उसे इसी तरह मदद करती रहूंगी। डॉ सेन चुप हो गए। और अगर वो आपका हुआ, राधिका ने आंखें बंद कर ली, तो भगवान को उसके लिए माफ करना पड़ेगा। उसी शाम मंदिर के बाहर एक आदमी दूर से आरव को देख रहा था। लंबा कद, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में डर। उसने फोन पर कहा, हां, वही बच्चा है।
नहीं, वो औरत रोज आती है। मुझे डर है, सच बाहर आ जाएगा। फोन कट गया और आदमी अंधेरे में गुम हो गया। क्योंकि अगर आरव की पहचान सामने आई तो सिर्फ एक मां बेटे की कहानी नहीं खुलेगी, बल्कि एक ऐसा अपराध जो 12 साल से जमीन के नीचे दबा था। रात बहुत भारी थी। राधिका मेहरा के बंगले में हर चीज अपनी जगह थी। महंगे फर्नीचर, शांत दीवारें और बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। लेकिन राधिका के भीतर कुछ भी अपनी जगह पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। मंदिर की सीढ़ियां, आरव का चेहरा और उसकी कलाई पर बना वो जला हुआ निशान। वो निशान जिसे वो 12 साल पहले अपने बेटे के हाथ पर आखिरी बार देख पाई थी। सुबह होते ही राधिका ने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। आज का पूरा दिन खाली कर दो, उसने कहा। और एक काम है, मुझे किसी भरोसेमंद एनजीओ का पता चाहिए जो सड़क पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करता हो। सेक्रेटरी ने हैरानी से देखा, लेकिन सवाल नहीं किया। राधिका अब सवालों से नहीं डरती थी, डरती थी जवाबों से। दोपहर में राधिका खुद मंदिर पहुंची। आज आरव वहां नहीं था। उसका दिल घबरा गया। यहां बैठने वाला बच्चा, उसने खूल बेचने वाली औरत से पूछा। सुबह कुछ लोग आए थे, औरत ने कहा। कह रहे थे उसे कहीं अच्छा काम दिलाएंगे। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। कौन लोग? पता नहीं मैडम, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे थे। राधिका को वही डर सीने में चुभ गया जो उसने कल रात महसूस किया था। उसने शहर के हर कोने में अपने लोगों को भेज दिया। शाम तक खबर मिली, मैडम, बच्चा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया है। राधिका खुद वहां पहुंची और जो उसने देखा उसकी आंखों में आंसू भर लाया। आरव प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा था। एक आदमी उसे डांट रहा था। कितनी बार कहा है, लोगों के सामने मत आना। राधिका बिना सोचे आगे बढ़ गई। उससे दूर हटो, उसकी आवाज सख्त थी। आदमी घबरा गया, पहचान गया, ये आम औरत नहीं है। वो भाग गया। तुम मेरे साथ चलोगे? राधिका ने धीरे से पूछा। आरव ने उसे देखा। डर भी था, भरोसा भी। कहां? जहां तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। कुछ पल बाद आरव राधिका की कार में बैठा था। 12 साल बाद राधिका की कार में एक बच्चा बैठा था और पहली बार उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी है। अगले दिन डॉ सेन के क्लिनिक में 2 सैंपल लिए गए, एक राधिका का, एक आरव का। आरव को कुछ नहीं बताया गया। ये एक मेडिकल टेस्ट है। राधिका ने कहा, क्या मुझे दर्द होगा? नहीं, राधिका ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसके अंदर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसी शाम अभय शर्मा एक पुराने से फ्लैट में बैठा था। टेबल पर शराब की बोतल और सामने वही आदमी जो मंदिर के बाहर देखा गया था। बच्चा मिल गया है, आदमी बोला। अभय का हाथ कांप गया। उस औरत के पास? हां, अभय ने दीवार पर मुक्का मारा। अगर वो सच जान गई तो सब खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल, नर्सें, सब कुछ बाहर आ जाएगा। अभय की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे रोकना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। राधिका सो नहीं पाई। आरव गेस्ट रूम में शांति से सो रहा था। वो चुपके से कमरे में गई, उसे देखती रही। अगर तू मेरा नहीं हुआ, उसने मन ही मन कहा, तो भी मैं तुझे वापस सड़क पर नहीं जाने दूंगी। और तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर। जांच बंद कर दो। फोन पर आवाज आई, वरना तुम्हें फिर से एक बच्चा खोना पड़ेगा। फोन कट गया। राधिका का शरीर कांप उठा। अब ये सिर्फ भावनाओं की कहानी नहीं थी, ये सच और अपराध की लड़ाई बन चुकी थी। और अगली सुबह
डीएनए रिपोर्ट, सब कुछ बदलने वाली थी। सुबह की पहली किरण राधिका मेहरा के बंगले की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी राधिका को कुछ उजला नहीं दिख रहा था। पूरी रात उसने आंख नहीं झपकाई थी। फोन कॉल की धमकी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। जांच बंद कर दो, वो जानती थी। अब पीछे हटना, आरव को फिर खो देना होगा। डॉ सेन ने सुबह ठीक 9 बजे बुलाया था। राधिका आरव को घर पर छोड़कर अकेली क्लिनिक पहुंची। वेटिंग रूम में घड़ी की टिक टिक दिल की धड़कन बन गई थी। दरवाजा खुला। राधिका जी, डॉ सेन ने कहा। वो अंदर गई। टेबल पर एक सीलबंद लिफाफा रखा था। डॉ सेन ने उसे नहीं खोला। आप खुद पढ़िए, उन्होंने कहा। राधिका के हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खुला, आंखें कागज पर गई, और फिर वो कुर्सी पर बैठ गई। डीएनए मैच 99.98%। आरव उसी का बेटा था, 12 साल पहले, जिसे मरा हुआ बताया गया था, जिसकी लाश कभी नहीं दिखाई गई थी। राधिका के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। आंसू कागज पर गिरते रहे। डॉ सेन ने धीरे से कहा, आपका शक सही था। राधिका ने सिर हिलाया। उसके अंदर खुशी नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था। अभय शर्मा। राधिका ने नाम लिया। डॉ सेन ने चौंक कर देखा। आपका पति, पूर्व पति, उसने कड़वे स्वर में कहा। और इस अपराध का सबसे बड़ा हिस्सा राधिका को। सब कुछ अब साफ दिख रहा था। उस रात अभय का बच्चे की लाश दिखाने से इनकार, नर्सों की चुप्पी और अस्पताल का डर, सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। घर लौटते वक्त राधिका ने कार नहीं चलाई। वो पीछे बैठी थी। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, आरव। घर पहुंचते ही वो सीधा उसके कमरे में गई। आरव पढ़ाई कर रहा था। मैडम, वो मुस्कुराया। राधिका वहीं जमीन पर बैठ गई। क्या हुआ? आरव घबरा गया। राधिका ने उसे सीने से लगा लिया, बहुत कसकर। मैं तुझे फिर नहीं खोऊंगी। उसकी आवाज टूट गई। आरव, हां, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी। वो रुक गई। क्या सच इतना आसान था? आरव ने उसकी आंखों में देखा। आप मेरी मां हैं, उसने बिना सोचे कहा। राधिका सन्न रह गई। तुम्हें कैसे पता? आरव ने उसकी हथेली पकड़ी। मां को पहचानने के लिए डीएनए नहीं चाहिए। उस पल राधिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसी शाम घर की बिजली अचानक चली गई। बाहर एक कार रुकी। अभय शर्मा गेट के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में न पछतावा था, न शर्म, सिर्फ डर। राधिका, उसने चिल्लाया, मुझे बात करनी है। राधिका ने आरव को पीछे किया। घर के अंदर रहो, उसने कहा। अभय अंदर आया। जो हुआ उसके लिए माफ कर दो, वो बोला। मैं मजबूर था। राधिका हंसी, एक ठंडी, खतरनाक हंसी। मजबूरी में बच्चे बेचे जाते हैं। अभय का चेहरा उतर गया। अगर तुमने पुलिस को बताया तो आरव सुरक्षित नहीं रहेगा। बस यही वो पल था जब राधिका मेहरा डरना छोड़ चुकी थी। उसने फोन उठाया। हेलो, पुलिस? अभय पीछे हट गया। तुम पागल हो गई हो? नहीं, राधिका ने कहा। मैं मां बन गई हूं। फोन कटते ही बाहर सायरन की आवाज गूंजी और अभय शर्मा पहली बार सच में कांप रहा था। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि सच सामने आने से पहले अभी एक और साजिश और एक और कुर्बानी बाकी थी। पुलिस सायरन की आवाज अब बंगले के बाहर साफ सुनाई दे रही थी। अभय शर्मा पीछे हटते हटते दीवार से लग गया।
उसके चेहरे पर अब कोई चालाकी नहीं थी, सिर्फ डर था। राधिका, सुनो, उसने हाथ जोड़ दिए। अगर मैं जेल गया तो बहुत लोग गिरेंगे। राधिका ने एक पल के लिए भी नजर नहीं झुकाई। और अगर तुम बाहर रहे तो बहुत बच्चे मरेंगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। गेट खुला, 4 पुलिस वाले अंदर आए। अभय शर्मा। अभय ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग चुकी थी। आप पर बच्चों की तस्करी, धोखाधड़ी और साक्ष्य मिटाने का आरोप है। अभय चीखा। राधिका, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। राधिका ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ आरव का हाथ थामे खड़ी थी। अगले दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहर के उसी सरकारी अस्पताल से 10 साल में 27 नवजात बच्चों के गायब होने की पुष्टि हुई। कुछ बच्चों को विदेशी दंपतियों को बेचा गया, कुछ को अवैध गोद लेने के लिए, और कुछ कभी मिले ही नहीं। अभय शर्मा इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा नाम था। नर्सें, एक डॉक्टर और 2 दलाल, सब गिरफ्तार हुए। राधिका ने टीवी बंद कर दिया। मां, आरव ने धीमे से कहा। वो शब्द पहली बार पूरी तरह बोला गया था। राधिका की आंखें भर आई। उसी रात राधिका के फोन पर फिर एक कॉल आया। आपने गलत किया। दूसरी तरफ से आवाज आई। नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है और बच्चा अभी भी निशाने पर है। फोन कट गया। राधिका जानती थी ये सच था। अभय सिर्फ एक मोहरा था। अगले ही दिन राधिका ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने आरव को मीडिया के सामने लाने का फैसला किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, यह मेरा बेटा है जिसे 12 साल पहले मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। आज अगर इसे कुछ हुआ तो पूरी दुनिया जिम्मेदारों को देखेगी। कैमरों की फ्लैशलाइट तेज हो गई। अब आरव छुपा हुआ बच्चा नहीं था, वो पूरे देश की नजर में था। जेल में अभय ने टीवी देखा। उसकी आंखों में नफरत जल उठी। तुमने मुझे बर्बाद किया, उसने दांत पीसे। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी खुशी तोड़ता हूं। उसी जेल में एक और कैदी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। नेटवर्क का असली सरगना अब भी बाहर था और उसकी नजर सीधे आरव पर थी। राधिका उस रात आरव के पास बैठी रही। डर लग रहा है, उसने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, वो बोला, क्योंकि अब मेरे पास मां है। राधिका ने उसके माथे पर हाथ रखा, लेकिन उसके दिल में एक बात साफ थी। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है और अगला हमला सीधा उसके बेटे पर होगा। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। राधिका मेहरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से ज्यादा तैनात थे, लेकिन एक मां जानती है, खतरा हमेशा दरवाजे से नहीं आता। आरव सो चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार पूरा सुकून था। राधिका ने धीरे से उसके माथे को छुआ। इतनी लड़ाई के बाद तू सो पाया है, उसने मन ही मन कहा। तभी बाहर हल्की सी आवाज आई, कांच के टूटने की। राधिका का शरीर एकदम सख्त हो गया। उसने तुरंत पैनिक बटन दबाया, लेकिन अगले ही पल बिजली चली गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई। 3 लोग, काले कपड़े, चेहरे ढके हुए। उनमें से एक बोला, बच्चे को उठाओ, बाकी सब बेकार है। राधिका आरव के कमरे के सामने खड़ी हो गई। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ
एक मां का हौसला था। मेरे बेटे को छूने से पहले मुझे मारना पड़ेगा, उसने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा। एक आदमी हंसा। तुम अमीर हो, दोबारा बच्चा खरीद सकती हो। बस यही शब्द उस रात की सबसे बड़ी गलती बने। राधिका झपटी। पहले आदमी के चेहरे से नकाब खींचा। वो चौंक गई। ये वही आदमी था जो मंदिर के बाहर आरव पर नजर रखता था। तुम? हां, वो मुस्कुराया। और अब सब खत्म। लेकिन उसी पल पीछे से एक भारी चीज उसके सिर पर लगी। वो गिर पड़ा। दूसरा आदमी आरव के कमरे की तरफ बढ़ा और तभी सायरन गूंज उठा। चारों तरफ नीली लाल लाइट। पुलिस। तीसरा आदमी भागने लगा, लेकिन गेट पर खुद अभय शर्मा खड़ा था, हथकड़ियों में, पुलिस के साथ। उसकी आंखों में एक ही चीज थी, पछतावा। मैंने सब बता दिया, वो चिल्लाया। नेटवर्क, सरगना, सब। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, राधिका। राधिका ने उसे देखा भी नहीं। वो बस आरव की तरफ भागी। आरव कांप रहा था। मां। राधिका ने उसे सीने से लगा लिया। बहुत देर तक, इतनी देर तक कि पुलिस, मीडिया सब चुप हो गए। उस पल ना करोड़पति थी, ना अपराधी का नाम, सिर्फ एक मां थी और उसका बेटा। 6 महीने बाद कोर्टरूम खचाखच भरा था। नेटवर्क का असली सरगना उम्र कैद की सजा सुन चुका था। अभय शर्मा को 25 साल की सजा मिली। जज ने कहा, यह केस सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का था। राधिका की आंखें भर आई। आज आरव स्कूल जाता था, यूनिफॉर्म में, बैग कंधे पर। मंदिर के बाहर अब भी बच्चे बैठते थे। राधिका हर मंगलवार आज भी वहां जाती थी, लेकिन अब भीख देने नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने। आरव ने पूछा, मां, आप हर बार यहां क्यों आती हैं? राधिका मुस्कुराई, ताकि कोई और मां अपने बच्चे को मुझे तरह न खोए। मंदिर की सीढ़ियों पर एक और बच्चा बैठा था। राधिका ने उसके सिर पर हाथ रखा और आरव ने अपना टिफिन उसके साथ बांट लिया। कैमरा ऊपर उठता है और आवाज आती है, कभी कभी भगवान बच्चों को खोते नहीं, सिर्फ मां की हिम्मत परखते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।